एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। अब आप सभी को पता है कि आप लोगों के एसएससी जेई एग्जाम में महज 20 दिन का टाइम बचा है और उस 20 दिन में आप लोगों को अगर एक स्मार्ट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी प्लान मिल जाए तो शायद आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में एक ऐसा स्मार्ट प्लान देने वाला हूं जो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करवाएगा। सबसे बड़ी बात है, आपकी थकान कम होगी और एट लास्ट एक छोटी सी साइंटिफिक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और जो इन 20 दिनों में आप लोग पढ़ने वाले हैं ना, और बाकी के पूरे साल में आपने जो पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा-सा आप लोगों को इफेक्ट नज़र आएगा। देखो, वैसे तो आप लोगों का ये रिवीजन पार्ट है। अब रिवीजन पार्ट में थोड़ा-सा इफेक्ट ज़्यादा ही नज़र आता है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, उस टेक्नीक का भी आप लोगों को ज़रूर यूज़ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस टेक्नीक की, आप करके देखिएगा। साइंटिफिक टेक्नीक है, कोई ऐसा टाइम पास नहीं करूँगा। बाय द वे जो हमारा प्लान है, वो 10 घंटे एवरेज, 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे, 10 थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। 8 घंटे या 7 घंटे का प्लान रखूँगा। आपको पता है आप लोगों के एसएससी जेईई एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, रीजनिंग होता है, जीएस होता है और अपना मेन टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि रीजनिंग के अपन 40 प्लस टारगेट करेंगे। आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी टेक्निकल एस्पिरेंट्स होते हैं वो रीजनिंग में बहुत ज्यादा फंस कर आते हैं। तो एसएससी जेईई की रीजनिंग नॉट सो इजी। तो एसएससी जेईई की रीजनिंग प्रिपेयर कहां से करनी है वो भी अपन देख लेंगे। उसके बाद जीएस की बात करूं तो सारा तो कर नहीं सकते। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, मार्केट में ना जीएस को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि टीचर्स भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता यार एक्चुअल में कहां से क्या पूछ सकता है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो अपन इस पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं रखेंगे, अपन इसमें लो ही स्कोर लेकर चलेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि 20 के आसपास, 20 प्लस स्कोर अपन इसमें गेन करने वाले हैं। तो 40 प्लस हमने रीजनिंग में करे, 20 प्लस इसमें हमने करे, 60 प्लस हमने ओवरऑल इन नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में कवर अप कर लिए। अब अपने को टेक्निकल में बहुत ज्यादा कमांड बनानी है। टेक्निकल में मैं 70 नंबर का स्कोर लेकर चल रहा हूं। तो यानी ये पूरी जो स्ट्रेटजी है वो 130 नंबर प्रीलिम्स के तहत आप लोगों को स्कोर कराने की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेक्निकल में 70 नंबर का स्कोर किस तरह से आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मैं एक स्ट्रेटजी दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके 70 नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग की जब आप लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो डेली का आप लोगों को ना 1.5 घंटा देकर चलना है। भाई, रीजनिंग आसान नहीं है। मैंने देखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको रीजनिंग में बहुत दिक्कत हुई थी, और एक को नहीं बहुतों को हुई थी। इसलिए मैं रीजनिंग को 1.5 घंटा देकर चल रहा हूँ। 1.5 से 2 घंटे आपको रीजनिंग के देने हैं और कोशिश करना कि आप 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और क्वेश्चन किस लेवल के? सीजीएल लेवल के, सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और डेली का करना ये मतलब आप 20 दिन की प्रैक्टिस अगर लेकर चल रहे हो और एक दिन में आप 50 क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हो, तो भाई 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, कम नहीं है। 1000 क्वेश्चन वो करने हैं जो फास्ट मोड के साथ नहीं करने। मैं 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको दे रहा हूं 50 क्वेश्चन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ना सोच सोच कर स्टेप वाइज करना है। बहुत भागना नहीं है, भागने से चीजें रिटेन नहीं हो पाती। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं जीएस की। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1.5 से 2 घंटे का टाइम देंगे हम जीएस में। अब जीएस में क्या है ना, स्टैटिक जी के पार्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब मैं अच्छा क्यों मान रहा हूं इसको, क्योंकि स्टैटिक जी के पार्ट के क्वेश्चन आते हैं और मैं वन लाइनर की तरह टिक करता रहता हूँ। तो स्टैटिक जी के पार्ट पे आप फोकस कर सकते हैं, वही आपके नोट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपको नोट्स लेने में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और बाकी के अपने यही साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए। तो ये सब टाइम पास चीजें नोट्स में से पढ़नी है और आप लोगों को टिक करना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ नोट्स में। तो आप ये पढ़ लेना और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। डेली के आप 15-15 क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर ही सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीके जीएस पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आने हैं और इसी में से क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बनते हैं। तो करंट अफेयर्स आप लोगों को पिछले 8 महीने से 10 महीने के पढ़ के ही जाने हैं। वैसे हम लोग साल का कहते हैं, साल के करंट अफेयर्स तो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भाई कहीं से कुछ सर्च मत करो, टेलीग्राम पे दुनिया भर के पीडीएफ अवेलेबल है, ले डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए लेक्चर्स देखने की जरूरत है, और अभी तो लेक्चर देखने का टाइम है भी नहीं। जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, बिलीव मी, मैंने ऐसों को देखा है जो लेक्चर ही देखते रह गए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, तो लेक्चर नहीं देखना। सेल्फ स्टडी इज द ओनली की टू गेट सक्सेस। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो टॉपर बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। गाइडेंस दूसरों की मिलती है, सेल्फ स्टडी करनी कैसे है ये दूसरे बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बंदे आपको बता सकते हैं, लेकिन करनी आपको है। तो सिलेक्शन आपका अपनी पढ़ाई से ही होता है, इसलिए इस टाइम पे तो बस अपने आप में ही फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही एडवाइस देना चाहूंगा। करंट अफेयर्स 8 महीने से 10 महीने के आपको पीडीएफ दुनिया भर की मिल जाएगी, टेलीग्राम पे अपने दोस्तों से भी मिल जाएगी, उनको पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली के ना आप 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
करंट अफेयर्स पे बहुत कमांड बनाने की जरूरत है। 30 से 35 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे, रिपीट भी बहुत सारे होंगे, तो चीजें रिवाइज होंगी, रिकॉल होंगी, आपके दिमाग में रिटेन होंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होने वाली है। अब आ जाओ हमारी फेवरेट टेक्निकल पार्ट पे, सिविल इंजीनियरिंग पे। तो हम लोगों ने अभी तक कितना इन्वेस्ट किया, 2 घंटे रीजनिंग पार्ट पे करे हैं और 1.5 घंटा इस पे हमने जनरल नॉलेज पार्ट पे गेन किया है। 3.5 घंटे हमने गेन किए। 3.5 से 4 घंटे ही आप लोगों को टेक्निकल को देने, इससे ज्यादा नहीं देने। मैं आपको 7 से 8 घंटे का प्लान दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। ये 7 से 8 घंटे अगर आप कर लोगे ना, मैं सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सीट्स तो कम है, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत होगा। एक जो गिल्ट होता है ना मन के अंदर कि मेरी मेहनत रह गई, वो नहीं होगा। आप लोगों की खुशी बढ़ जाएगी। बस इतनी मेहनत करनी है, 7 से 8 घंटे जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से चलना। तो अब आती है सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं 5 साल के पेपर की एनालिसिस करता हूं, मैंने करी थी, तो मैंने देखा कि 8 ऐसी सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के जिसमें से 80 से 85 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ 8 सब्जेक्ट, वैसे तो 14 सब्जेक्ट है। और ताज्जुब की बात है, उन 8 सब्जेक्ट में ना तो मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिया जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं लिया। ना मैंने स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन लिया, नहीं लिया, बहुत बड़ा है। ना मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया। क्या बात कर रही हो सर, छोड़ा ही दिया फिर तो सब कुछ। नहीं, आप सुनना। नो डाउट बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 15 नंबर की आती है एवरेज तरीके से एग्जाम में, ज्यादा भी आ सकती है, तो अगर उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के नोट्स देने वाला हूँ, काफी हेल्प मिलेगी। नहीं तो आप लोग वन लाइनर श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में इंस्टॉल कर लो, वन लाइनर पढ़ो, वन लाइनर से ही बीएमसी आएगा आप लोगों का, उससे बाहर नहीं आता, मोस्टली चांस है उसी में से आता है, ठीक है। उसके बाद बीएमसी के बाद आ जाओ आप लोग सर्वेइंग पे। 12 से 13 नंबर की एवरेज रखता है, 15 और 12 27 हो गए। आरसीसी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों की 10-10 नंबर की एवरेज रख रही है। तो 27 और 40, 67 हो गए। बाकी का बचा हुआ सब्जेक्ट आपको करना है यहां से कॉस्ट एंड एस्टिमेशन और हाईवे इंजीनियरिंग से। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन एंड हाईवे इंजीनियरिंग 9 से 10 नंबर की एवरेज रखती है। मैं 18 नंबर भी ऐड करूंगा तो भी मेरे 85 से ज्यादा हो गए ना, और 20 आ गए तो ताज्जुब की बात है। तो आप सोच के देखो, सिर्फ ये 8 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताई है, आपको इनके इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनवायरमेंट को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा आप सोन को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग स्टील को छोड़ दो, नहीं, उसमें से भी पढ़ना है। कौन से टॉपिक ज्यादा फोकस रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। इन 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट तरीके से पढ़ के जाना। और पढ़ना कैसे है, डेली के ध्यान से सुनना। ये टारगेट होना चाहिए आप लोगों का। अभी तक आपने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करे हैं, जीके जीएस के भी 50-60 क्वेश्चन मान के चलता हूं, आपने कर लिए। 100 क्वेश्चन आप लोगों ने जीके जीएस के कर लिए और रीजनिंग के करे, यानी नॉन टेक्निकल के कर लिए। और 100 से 125 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करने। क्यों नहीं करने, आपको मैं एक चीज अभी बताऊंगा, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूंगा। ज्यादा नहीं करने, 100 से 125 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली के। सर मैं तो बहुत ज्यादा कर लेता हूँ, 100 से 125 तो मैं 15 मिनट 20 मिनट में निकाल दूंगा, यही तो गलती कर रहा हूं मैं। ये नहीं करना आपको। वो 100 से 125 क्वेश्चन इतनी शिद्दत के साथ करना, इतने आराम से करना, इतनी कंफर्टेबल मैनर में करना कि वो 100 से 125 क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाए। आराम से करो। मैं बस इतना चाहता हूं। मैं, आप लोगों ने ऑप्टिमम वर्ड सुना होगा, एक नेचुरल फिनोमेना है। हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, बल्क डेंसिटी कर्व के बारे में भी पढ़ते हैं। शुरू में तो बढ़ता है, बहुत ज्यादा कर दो ना तो कम हो जाता है। ये जो ऑप्टिमम वर्ड है ना, ये स्ट्रेंथ में भी लागू होता है। ना तो बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती, ना बहुत ताकत कम चाहिए होती, आपको एक ऐसी ताकत चाहिए जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम है। बस यही यहां पर भी करना है। आप 500 क्वेश्चन कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपको 50 भी याद नहीं है। आप 150 कर लो, अगर उसमें से 125 याद है तो बहुत ज्यादा बात है वो। इसलिए मैं 100 से 125 क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा हूं। और ये 100 से 125 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 3.5 घंटे नहीं लगेंगे, आप मैक्सिमम 2 घंटे कंज्यूम कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। लेकिन सर बाकी का 1.5 घंटा क्या करना है, रिवीजन नहीं करोगे क्या नोट्स की? ये 8 सब्जेक्ट तो इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करने ही करने हैं। उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट टॉपिक, ऑलरेडी ना मैं शॉर्ट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट डाल चुका हूं चैनल पे, आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना। शॉर्ट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, फिर मैं छोड़ी हुई सब्जेक्ट के बारे में भी बात करूंगा। जैसे एनवायरमेंट का एयर पोल्यूशन है, अब वो आता है, आप पिछले 8-10 साल का एग्जाम उठा के देखो, एनवायरमेंट से क्वेश्चन आया है। आईएस कोडल प्रोविजंस की बात करूं, जैसे फ्लैट स्लैब हो गया, बीम हो गया, डीप बीम हो गया, फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, सिर्फ कोडल प्रोविजन पे क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल ऑल्दो आया है लेकिन वो बहुत कम है। कोडल प्रोविजंस पे शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग सर्वेइंग इंजीनियरिंग की बात करोगे तो सर्वेइंग इंजीनियरिंग में एक है इंक्लूडेड एंगल एंड बियरिंग कंसेप्ट एंड लेवलिंग, इन दोनों से 100% क्वेश्चन आया है।
इरिगेशन इंजीनियरिंग में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है। सॉइल मैकेनिक्स में शैलो फाउंडेशन है। शैलो फाउंडेशन में भी टरजागी एनालिसिस तो आया नहीं आया, लेकिन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन पे क्वेश्चन बहुत है। रोड प्लान्स है, ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स है, इन पे क्वेश्चन आया है। ऐसे ही साइड डिस्टेंस है, एसएसडी, आईएसडी और ओएसडी, आया है क्वेश्चन, नो डाउट आया है। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में से। फ्लूइड मैकेनिक्स में से आपका बुयंसी कांसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आया है। कर्व्ड सरफेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैरामीटर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर द कर्व्ड सरफेस, बहुत क्वेश्चन आया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है ये हर साल रिपीट हो रहे हैं, आप इनको करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो मैंने आप लोगों को एक मेजर सब्जेक्ट में नहीं रखा, उसमें से क्या पढ़ना है। एयर पोल्यूशन बता चुका हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आपको वन लाइनर की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो ऐप में 10 रुपए में वन लाइनर है, आप जाके इंस्टॉल कर लो, अभी लास्ट टाइम पे काफी हेल्पफुल रहती है। फिर क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, उनकी यूनिट्स आई हैं, यूनिट्स पूछी गई हैं बहुत ज्यादा, यूनिट्स पे फोकस होना चाहिए। देन हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, जो रॉ वाटर है उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। बस इतनों को पढ़ जाओ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम में तो मैंने इन सबके नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, पिंड मैसेज में टेलीग्राम में नोट सारे प्रोवाइडेड है, ऊपर आप देखोगे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 4-5 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट निकल कर आए, और सबसे आसान टॉपिक जो मुझे लगा, एक तो है थिन सिलेंडर्स, है भाई, आप उठा के देख लो पिछले साल के पेपर, सिर्फ वही 2-3 चीजों के ब्याह पर क्वेश्चन बना के देता है, उसी पर दे रहा है, पता नहीं क्यों। एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा उसको, बाद में आप लोग पढ़ना जब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी आ जाए इस रूटीन के साथ, क्योंकि वो मुश्किल है। आसान क्वेश्चन नहीं आता एसएफडी बीएमडी पे, अब मुश्किल ही आता है, मुश्किल आता है भाई, जो बात है वो है। स्ट्रेस स्ट्रेन पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे बल्क मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज है, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के जितने भी आप लोगों के रिलेशंस है, उन पे क्वेश्चन आए होता है। आप उठा के देख लो पिछले साल के पेपर, डायरेक्ट फॉर्मुला बेसिस क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल भी उन्हीं पे पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम से एक चैप्टर है, तो बेंडिंग स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है, पिछले साल से पेपर उठाओ, हर साल पेपर में क्वेश्चन आया। तो ये सोम का कुछ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक हो गया। अब अगर स्टील की बात करता हूं, तो स्टील में मुझे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता। एक तो कनेक्शन वाली इंपॉर्टेंट यूनिट है, दूसरा टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर वाली इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बहुत बड़ा है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जब ये एनवायरमेंट, स्टील और सोम को पढ़ो, तो इन टॉपिक्स को देख लेना, ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है, इनमें से आना ही आना है आप लोगों का, पूरी पढ़ने का टाइम अभी आपके पास नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि आप लोगों को किस तरीके से अपना 7 से 8 घंटे का रूटीन बनाना है। और कोशिश एक चीज और रहेगी, आज जैसे आप लोगों ने रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन करे, तो कल रीजनिंग जीएस नहीं करोगे आप, कल जीएस रीजनिंग और टेक्निकल करोगे, परसों टेक्निकल जीएस रीजनिंग कर लोगे, आगे पीछे करते रहना। क्योंकि आप एक चीज का लॉजिक अप्लाई करना अपने ऊपर, कि जब आप एक ही एक्सरसाइज को डेली करते हो ना, तो वो बेनिफिट करना बंद कर देती है बॉडी में। तो बस यही रीजन है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये थोड़ा वेरी करते रहना, आगे पीछे करते रहना। दूसरी बात, कोशिश करना किसी में टाइम ज्यादा कर दो, किसी में टाइम कम कर दो, मतलब जितना ज्यादा हो सके, हवाबाजी में नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना वेरिएशन लाने की कोशिश करना, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि दिमाग एक जगह नहीं टिकेगा ना, दिमाग को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा, ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंफर्टेबल रह सकेगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि सर कुछ टेक्निक की बात कर रहे थे आप, तो टेक्निक बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप 25 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आप लोगों के लिए संपूर्ण बैच आया है श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में। वो बैच एकमात्र ऐसा बैच है जो आपको भारत के अंदर होने वाले सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। उस बैच के अंदर जीरो से हीरो लेवल का आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जाता है, साथ में डीपीपी दी जाती है, डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जाती है। और उस बैच की एक खास बात है कि आपको जो वर्कशीट्स दी जाएंगी, वो वर्कशीट है नो बुक वर्कशीट, मतलब आपको उस बैच में एनरोल करने के बाद कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर आईईएस, गेट, एई, जेई, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल और मेरे खुद के सेल्फ मेड क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की 200 प्लस क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलेगी आपको। तो उस वर्कशीट को करने के बाद आपको और कोई बुक नहीं करनी, सारे क्वेश्चंस आपको उस वर्कशीट में से मिलेंगे। और गारंटी है कि जो छोटे छोटे आपके एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई की बात नहीं कर रहा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आरआरबी हो गया, इनमें आपका उसी वर्कशीट पे से आने वाला है। तो वो 100% शॉर्ट शॉर्ट वर्कशीट आपको हमारी तरफ से मिलेगी उस कोर्स के अंदर। फिर एक खास बात है उस कोर्स की कि हर लेक्चर के बाद एक वॉइस सेशन होगा, डायरेक्टली आप मुझसे बात करेंगे, और मेरी जब बात करेंगे तो उस बात में आप लोग अपने डाउट पूछेंगे, प्लस आपको मैं उस पर्टिकुलर लेक्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉल कराऊंगा बातों बातों में, ताकि आपके नोट्स मेंटेन हो पाए। तो ये इंडिया में पहली बार आपको उस बैच के अंदर मिल रहा है। वो बैच अपने आप में यूनिक फीचर्स रखता है, तो आप श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में जाकर उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी उस बैच में 50% का डिस्काउंट चल रहा है 10th ऑफ जून तक, ठीक है।
बाय द वे अब आती है टेक्निक की बात। प्लान समझ आ गया? डेली फॉलो करना आसान है, मुश्किल नहीं है। जो बताई है स्ट्रैटेजी, जो सब्जेक्ट्स बताई है उन पे फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है, देखो यार हंसना मत, इसको फॉलो करना और आप लोग करेंगे पहली बार से आपको दिमाग में एक असर आएगा। जब आप पढ़ने लगो, पहली बात तो खाने के आधे घंटे बाद पढ़ना मत, कुछ भी हो जाए मत पढ़ना, कुछ भी हो जाए मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। मतलब आप पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जो चीज 100% आ सकती थी वो 60, 65, 50 तक आएगी। कोई फायदा नहीं है इतना टाइम क्यों वेस्ट करने में। जब आप पढ़ने लगो ना तो कोशिश करना 3-4 बार इस वाली अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबा लेना, मतलब दबा लेना। आप कभी भी देखना एक टाइम पे आपकी एक नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है, या तो लेफ्ट चलेगी या तो राइट चलेगी। तो मेरा पूरा एम रहेगा कि आप जब पढ़ने बैठो तो आपकी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव रहनी चाहिए। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो बिंदास एकदम पढ़ाई करो, या अगर आप लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव कर लो। कैसे करोगे? इसको 2-3 बार दबा लो, लंबी सांस लो, इसके थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू लंबी सांस लो कि यहां तक आप लोगों की सांस आए। 6-7 बारी लोगे, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। सर ये क्या कह रहे हो आप? करके देखना और आप पढ़ाई कर लेना। 2 दिन एक्सरसाइज करना, जब भी पढ़ने बैठो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। और वो जो 2 दिन में आप पढ़ोगे ना, हफ्ते बाद उसकी बात करूंगा। और बाकी क्या पढ़ लेना, बाकी के पढ़ते रहना जैसे पढ़ रहे हो। ये इफेक्टिव जब आप इसकी हेल्प से पढ़ रहे हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल की हेल्प से पढ़ रहे हो, तो आपसे मैं 1 हफ्ते बाद बात करूंगा, ये 2 दिन याद है कि नहीं है। एक्चुअल में काम करता है, मैंने खुद देखा ये चीज। और इसको कहते हैं हम लोग एक साइंस। तो नॉस्ट्रल साइंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मजाक मत करना, बिलीव करके इसको फॉलो करना। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये काम करता है। आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, आपको नींद कम आती है, आप सबसे बड़ी बात है आपको फ्रेशनेस फील रहेगी। एक्चुअली में रहती है जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेकर पढ़ते हो, रिटेंशन बढ़ती है, दिमाग में चीजें याद रहती है। तो ये जब मेरे को ज्ञान हुआ तो मैंने भी फॉलो करा। ताज्जुब की बात है 10 में से 9 बार ये काम करा, एक बार पता नहीं क्यों नहीं करा। तो 9 बार कर गया तो मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा भी करेगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे जो दिमाग में आ गया बस भर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साम दाम दंड भेद सिलेक्शन लेकर रहना है भाई। मेरा गेट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।